Hello everyone. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today I will discuss current affairs of 16th of January. Okay, I have got a few good articles in today's newspaper which are really important and they may be helpful in understanding the continuation of previous articles. ठीक है, तो आज जो आर्टिकल्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्रिटिकल बिल टू बी ब्रॉट इन सेकंड पार्ट ऑफ द बजट सेशन। आपको पता है कि बजट सेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हाफ है, फेज 1 हो चुका है कंप्लीट। सेकंड फेज जो है उसका होने वाला है। ठीक है, अभी पार्लियामेंट बजट दो सेशंस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको रिसेस कहते हैं। तो अभी पार्लियामेंट रिसेस में चल रहा है। किरण रिजिजू जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, कह रहे हैं कि हमको कुछ क्रिटिकल बिल्स जो है वो सेकंड सेशन में पास करने हैं। कैसे पास करने हैं, क्या बिल है वो मैं अभी आर्टिकल में आपको बताऊंगा। ठीक है, एम्बिग्विटीज इन द इंडिया यूएस ट्रेड डील। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड डील है उसमें क्या क्या एम्बिग्विटीज हैं। आज का आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है जो अच्छे से समझा पाएगा कि ट्रेड डील एक्चुअली हुई क्या क्या है और इसमें क्या क्या क्रिटिकलिटीज हैं। ठीक है, कॉटन फार्मर्स अपोज गोयल्स यूएस इंपोर्ट रिमार्क। ओके, पीयूष गोयल साहब जो कॉमर्स मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, उनका कहना है कि कॉटन फार्मर्स के ऊपर जो रिमार्क्स उन्होंने दिए वो उन्होंने ये कहा है कि जो कॉटन का हमने इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से या प्लान कर रहे हैं इंपोर्ट का, तो उससे हम जो है बांग्लादेश की तरह फायदा ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल में डिटेल में। हॉट एयर, ये आर्टिकल है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एंडेंजरमेंट फाइंडिंग जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो उसने 2009 में एंडेंजरमेंट फाइंडिंग्स दी है, उसको स्क्रैप कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके, और कहा कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है या ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है ये एक हॉक्स है। ठीक है, और इसको हम नहीं मानते और इसके ऊपर हम कुछ करेंगे भी नहीं। बेटर ये है कि जितना पैसा उस पर खर्चा कर रहे हैं हम कहीं और यूज कर लेंगे। वो ठीक हो गया। चलो, ये है पहला आर्टिकल। ठीक है, क्रिटिकल बिल टू बी ब्रॉट इन सेकंड पार्ट ऑफ द बजट सेशन। ठीक है, यहाँ पे किरण रिजिजू, ये आर्टिकल मुझे सिर्फ दो चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट लगा, वरना तो ये एक सिंपल बात है कि हाँ भाई हम कुछ इस सेशन में कुछ बिल्स लाने वाले हैं। ठीक है, हर सेशन में बिल्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि अगर अपोजिशन हमें सपोर्ट नहीं करेगी हम तब भी वो बिल पास करेंगे। ये एक बात खतरनाक है, डेंजरस बात है। ठीक है, और जो डिवाइस उन्होंने यूज करने को कहा है, उन्होंने कहा है we will use the guillotine device। ठीक है, what is guillotine? ये एक पार्लियामेंट्री डिवाइस है जब आप किसी भी बिल को विदाउट डिस्कशन वोटिंग के लिए डाल देते हैं। ठीक है, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस नहीं करते और उसको आप वोटिंग के लिए डाल देते, इधर यस और नो। अगर यस वाले जो है मेजोरिटी में आ गए तो वो बिल पास हो जाता है। ठीक है, ये गिलोटाइन मोस्टली जो है बजट्स के ही प्रपोजल्स के रिगार्डिंग गिलोटाइन मोशन यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली जब डिमांड फॉर ग्रांट्स को पास करने के लिए टाइम कम रह जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये डिवाइस तो सिर्फ डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए ही यूज किया गया है अभी तक कन्वेंशनली, लेकिन ये एक ऐसा पार्लियामेंट्री डिवाइस है जो पासिंग द बिल्स विदाउट डिस्कशन, भी इसका दूसरा नाम है, पासिंग द बिल्स विदाउट डिस्कशन। अच्छा, जब आपको डिस्कशन के बगैर बिल्स पास करने हैं तो क्या आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अभी भी सब्सक्राइब कर रहे हो? क्या आप कहीं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन तो नहीं कर रहे? वरना अपोजिशन का काम क्या है? जब बिल डिस्कशन के बगैर ही पास करना है तो अपोजिशन का काम क्या है? कहीं पे आप जो बहुत सारे लोगों ने मेजॉरिटी पार्टी रूल के लिए टर्म यूज की है, कहीं पे आप पार्लियामेंट्री डेस्पोटिज्म तो नहीं यूज कर रहे? कहीं पे आपने पार्लियामेंट को इतना पावरफुल तो नहीं कर दिया है कि मेजॉरिटी है आपकी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो कहीं पे आप पार्लियामेंट्री डेस्पोटिज्म तो नहीं कर रहे? कहीं पार्लियामेंट की गुंडागर्दी तो नहीं चल रही? इस बात की में ये अप्रीहेंशन है कई सारे पार्लियामेंट्री एक्सपर्ट्स का कि गिलोटाइन क्यों यूज करोगे जब आपके पास एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है? आप बिल्स को डिस्कशन के बाद क्यों पास नहीं करोगे? खैर, उन्होंने ये बिल्स की डिटेल्स तो नहीं बोली, लेकिन उन्होंने ये आगे के न्यूज़पेपर में देखने के लिए इंटरेस्टिंग कर दिया कि क्या बिल्स होने वाले हैं और कैसे ये बिल्स पास किए जाएंगे और क्या क्रिटिकल बिल्स का, क्यों उन्होंने कहा हम 3-4 बिल्स पास करने वाले हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक तो बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, क्रिटिकल बिल। अब वो बिल क्या होगा और उस बिल के ऊपर कैसे पास करेंगे, डिस्कशन करेंगे नहीं करेंगे, वो देखा जाएगा। कहीं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को पार्लियामेंट्री डेस्पोटिज्म में ना कन्वर्ट कर दिया जाए, डिक्टेटरशिप ऑफ पार्लियामेंट जो है उस तरफ ना कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ऐसा कुछ अप्रीहेंशन जो है वो इस समय एक्सपर्ट्स लगा रहे, लेकिन फिलहाल इट विल बी वेरी प्री मैच्योर जब तक तो वो बिल सामने आएंगे। ठीक हो गया।
अब मेरा करंट अफेयर्स पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि मैं पूरे करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं मैं देखता रहता हूँ। जिस दिन मुझे कोई आर्टिकल ऐसा लगता है, बेस्ट आर्टिकल लगता है कि ये इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है, तो उससे मैं बेस बना के फिर उसके एडवांसमेंट भी उसके साथ जोड़ता हूँ। तो ये आज वाला आर्टिकल है, हालांकि कितने दिनों से न्यूज़ इंडिया यूएस ट्रेड डील न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर अ राइट आर्टिकल टू अपेयर इन द न्यूज़पेपर। तो अब ये आर्टिकल के लिखने वाले भी जो साहब हैं, ठीक है, ही इज बेसिकली फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो मुझे बहुत अच्छे रीजंस हैं उनको बिलीव करने के, ठीक है। अब इस समय हमको पता है कि हमारा इंडिया यूएस बायलेटरल एग्रीमेंट की बात चल रही है, ठीक है। अब फुली डील तो हुई नहीं है, लेकिन एक इंटरिम एग्रीमेंट होता है जब अगर फुल आपने एक बायलेटरल एग्रीमेंट साइन नहीं किया, पूरी डिटेल्स उसकी सामने नहीं आई है अभी, तो कम से कम इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन के लिए उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो सामने रिवील होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरिम एग्रीमेंट। इंटरिम एग्रीमेंट मींस कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी चीज पे एग्री कर रहे हो और आप वो तुरंत इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी जो इंटरिम एग्रीमेंट की डिटेल्स सामने आई है इंडिया और यूएस के बायलेटरल डील्स की, ठीक है, वो जो है इसके ऊपर डिस्कशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगस्त 2025 में हमने ये डिस्कस करना शुरू करा बायलेटरल डील, ठीक है। इवन उससे पहले फरवरी में भी कुछ डील्स जो हैं वो डिस्कशन शुरू हुई और फाइनली फरवरी 2025 में हमारे सामने ये इंटरिम डील का जो है एक प्रपोजल सामने आया है, ठीक है। अब ये जो डिस्कशन शुरू हुआ था इसके बीच में बड़ी सारी चेंजेस हुई थी इंडो यूएस रिलेशन के बीच में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो ट्रंप ने इंडिया के इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे। टैरिफ क्या होते हैं? सपोज हम यहां से यूएसए के लिए कोई कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे बॉर्डर पे जब एंट्री करेंगे वो, तो वहां पे हमको टैरिफ पे करना पड़ता है, ठीक है। यूएसए के लिए वो उनकी कस्टम ड्यूटीज हैं और हमारे लिए वो एक्सपोर्ट टैरिफ्स हैं, ठीक है। तो ये जो टैरिफ्स हैं, अब ये जो टैरिफ्स हैं यूएसए ने हम पे कितने लगा दिए? 50%। कहा कि 25% 25% टैरिफ्स तो होंगे आपके रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जो हर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है एक दूसरे के साथ, तो वो टैरिफ लगाती है, ठीक है। हम भी ट्रेड कर रहे हैं तो हम भी आप पे 25% टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। फिर कहा गया कि 25% टैरिफ हम आप पे और लगा रहे हैं, ठीक है। वो क्यों? बिकॉज आप जो है रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये थे हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ्स, ठीक है। अब हमने इन टैरिफ्स को क्वेश्चन नहीं करा। क्यों नहीं क्वेश्चन करा? क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए बिगेस्ट फोरम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वहां से यूएस विड्रॉल कर, वहां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से या बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फोरम से यूएस विड्रॉल करने की अभी कोशिश करा। अभी रिसेंटली उन्होंने लॉ पास किया, 66 इंटरनेशनल एजेंसीज से वो विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी उसमें एक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें एक है, ठीक है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को पहले ये चैलेंज कर रहे हैं नए रिजीम में ट्रम्प साहब, ठीक है। अब दूसरी चीज ये हमने क्वेश्चन करा, उनने कहा कि क्योंकि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो तो हम आप पे टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। हमको एक और क्वेश्चन ये करना था उनसे कि ठीक है, हम ही क्या सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से ऑयल? क्या चाइना रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा? क्या और कंट्रीज रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रही? तो अगर और कंट्रीज भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं तो आपने टैरिफ सिर्फ इंडिया पे क्यों लगाए? ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नहीं करा। इंस्टेड वी मूव्ड ऑन गोइंग अहेड टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस। तो हम एक डील स्ट्राइक करना चाह रहे थे और वो हमने किया भी, ठीक है। अब इसमें जो है तीन मेन ये तीन पिलर्स पे जो ये डील हमने साइन की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, वो तीनों पिलर्स में हमारे लिए, मुझे नहीं, पूरे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को अक्रॉस द कंट्री दे हैव फाउंड सम डिफिकल्टीज। उनको लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग है इसमें, ठीक है। पहला ये है, पहले क्या कहा है कि इंडिया विल ईदर eliminate और रिड्यूस टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट्स। यूएस इंपोर्ट्स पे हम टैरिफ्स या कस्टम ड्यूटीज क्या करेंगे? हम रिड्यूस करेंगे या फिर एलिमिनेट करेंगे। ऑल्सो इसके साथ हम और भी एक चीज करेंगे, वी विल रिड्यूस ऑल्सो नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में जैसे क्लियरेंस नॉर्म्स आ जाते हैं, कस्टम क्लियरेंस नॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
को प्रमोट करने वाले सारे मेजर्स होते हैं वो नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना होता है, ठीक है। तो हम नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कम करेंगे, टैरिफ्स भी या तो हम जीरो कर देंगे या हम धीरे धीरे रिड्यूस कर देंगे। ये तो था हमारा पहला, और उसमें वाइडेस्ट रेंज ऑफ गुड्स थी, ठीक है। कौन कौन सी? इंडस्ट्रियल गुड्स थी, फूड, ठीक है, टेक्सटाइल्स, कॉटन, एग्रीकल्चर की कमोडिटीज। तो ये सारी चीजों में हमने क्या कहा कि हम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करेंगे। ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा फिर ट्रम्प साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम रशियन ऑयल इंपोर्ट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हम रशियन ऑयल इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर देंगे। और ये हम, अगर हमने जबान से तो ये इकरार नहीं किया, हमारी किसी भी ऑफिशियल ने ये नहीं कहा कि हम जो है बंद करेंगे रशिया से ऑयल इंपोर्ट, लेकिन ट्रेंड बता रहा है कि हम कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 2024 में देखोगे करीब करीब 40% हमारा ऑयल इंपोर्ट्स कहां से आ रहा था? रशिया से आ रहा था। आज की रेट में, मैं दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूं, वो पहुंच चुका है 25% पे, रिडक्शन हो गया 25%। अब हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहे हैं। और ट्रंप ने साथ में ये भी कहा कि अब रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कम करके हम वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट्स करेंगे, या फिर हम दूसरा जो है यूएसए से ही ऑयल इंपोर्ट्स करेंगे। तो अभी रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट्स करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स करना बंद कर देंगे हम। ये भी हमने दूसरा इस डील में जो है बात को एग्रीमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। और तीसरा पार्ट ये है कि हम कम से कम $500 बिलियन का सामान, $500 बिलियन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए, $500 बिलियन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए, ठीक है। और इसमें जो हम $500 बिलियन इंपोर्ट्स करेंगे यूएसए से, कुछ क्रिटिकल चीजें थी। पहले इसमें पल्सेस भी मेंशन हुई, ठीक है, कॉटन भी मेंशन हुआ, ठीक है, सीरियल्स भी मेंशन हुए, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स भी मेंशन हुए। तो अगर हम ये सारी चीजें रशिया से ही इंपोर्ट करेंगे, वो भी टैरिफ बिल्कुल इस पे हम जीरो रखेंगे, कस्टम ड्यूटी बिल्कुल जीरो या बहुत कम रखेंगे, तो क्या वो कमोडिटीज इतनी सस्ती तो नहीं होंगी कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ने जो चीजें बनाई वो उसके साथ कंपीट ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो है इसमें मेनली थ्रेट में आ गए, ठीक है। और पर्टिकुलरली पल्सेस की बात जहां तक है, ठीक है, पल्सेस में हम जितना हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन का आज भी हम 20% जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारा कंप्लीट प्रोडक्शन पल्सेस का जितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर रशिया से इंपोर्ट करो। लेकिन इंपोर्ट इतना ज्यादा क्यों करना है कि आप डोमेस्टिक जितना प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी आप बंद कर दोगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है आपका उसको पूरी तरह से डिमोटिवेट कर दोगे, ठीक है। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं इस डील के जो हमारे यूएसए के साथ अभी डील हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या अनसर्टेनिटीज हैं, क्या क्या एम्बिग्विटीज है, इसके बदले में हमको यूएसए ने सिर्फ एक चीज कही है, हम आप पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स कितना लगाएंगे? 18% रेसिप्रोकल टैरिफ्स। हम 50% की जगह आप पे कितना लगाएंगे? रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है वो कितना लगाएंगे? सिर्फ 18% लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम पे ये पेनल्टी टैरिफ्स लगे थे, अगर मैं उससे पहले की बात करूं, उससे पहले हम पे जो यूएसए के टैरिफ्स थे वो कितने टैरिफ्स थे? हमारे ऊपर सिर्फ 2.5% के अराउंड टैरिफ्स थे, 2.5%। और आज हमने कहा कि अब हम 18% रखेंगे, तो अभी भी तो 7 टाइम्स मोर है, 7 टाइम्स मोर देन अर्लियर। तो हम क्यों इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहे कि अभी भी आपने उतने टैरिफ्स कम नहीं किए जितने हमारे पहले थे? पहले तो सिर्फ 2.5% टैरिफ्स थे, और उसके बाद आपने बांग्लादेश जैसी कंट्री को, हमारे नेबर्स को आपने हमसे ज्यादा कंसेशंस दे दिए टैरिफ्स में। और हमें जो है इंडिया के इंटरेस्ट को आप प्राइमरी रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, ठीक है। और दूसरा, फार्मर्स का, आपने जब ये डील स्ट्राइक करने की बात की थी तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी और कॉमर्स मिनिस्टर भी ये कह रहे थे कि हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को इसमें प्रोटेक्ट करना है, और किया भी है इस डील में। तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने प्रोटेक्ट किया है? क्या पल्सेस जो है प्रोटेक्टेड हैं? क्या कॉटन जो है प्रोटेक्टेड है? लेकिन कॉटन के ऊपर अभी
एक्स्ट्रा कॉमर्स मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट आया है कि कॉटन जो जब हम इंपोर्ट करेंगे यूएसए से, यहाँ पे हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे और वापस जब हम एक्सपोर्ट करेंगे वो जीरो कस्टम ड्यूटी पे यूएसए में एंटर कर जाएगा या लोअर कस्टम ड्यूटी पे एंटर कर जाएगा, तो हम भी बांग्लादेश की तरह फायदा उठा सकते हैं। पर बांग्लादेश की गुड्स पे तो 0% टैरिफ्स है, पर्टिकुलरली अप्रैल सेक्टर में, ठीक है। तो कैसे ये हो पाएगा, ठीक है। तो दूसरा, और ये जो इंटरिम एग्रीमेंट है इसमें क्लियरली आपने ये मेंशन ही नहीं कहीं करा कि क्या एग्रीकल्चर का प्रोटेक्शन है या नहीं है, ठीक है। और तीसरी इसमें एम्बिग्विटी ये है कि जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं हमारे, जैसे अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, तो बड़ी क्लियर टर्म्स हैं जो वो निकल के आती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं से भी क्लियर स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। जैसे सीरियल्स के ऊपर आपने क्लियर स्टेटमेंट नहीं मेंशन करा, तो क्लियर स्टेटमेंट मेंशन करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा सीरियस डाउट्स हमें कहां पे हो गए कि जब अमेरिका के सेक्रेटरी ने क्या कहा, जो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं वहां पे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक नई मार्केट खुल गई है इंडिया, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट्स। क्या करेंगे? अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट्स इंडिया की मैस्यू मार्केट में हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। और इंडिया की मैस्यू मार्केट जो है वो हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा सोर्स बन गया कि हम अपने फार्म प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। ये फार्म प्रोडक्ट्स क्या है? इसका मतलब वो अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया के डोमेस्टिक फार्मर्स की सिक्योरिटी इसमें कहां है? तो ये सारे क्वेश्चंस इस ट्रेड डील में उठाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2025 की जो इंडिपेंडेंस की स्पीच है उसमें कहा था कि हम फार्मर्स को हमेशा उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, जब हम यूएसए के साथ ट्रेड डील स्ट्राइक करेंगे। पर अभी के डेट में इस ट्रेड डील में उतना क्लियरली हमें समझ नहीं आ रहा कि कहां पे फार्मर्स का इंटरेस्ट इसमें प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो यूएसए के साथ हम कर रहे हैं फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो हमको ये कंसर्न्स जो हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब यूएसए ने हमें ऑफर किया था कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स जो है वो आप क्या करो, इंपोर्ट करो यूएसए से। हमको वो खरीदने के लिए वो कह रहे थे, हम उसको कंसिस्टेंटली अपोज कर रहे थे, ठीक है। अब जब हम उसको अपोज कर रहे थे, हम उसको मना कर रहे थे, यूएसए को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन इस एग्रीमेंट में क्या हमने वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स का, जीएम प्रोडक्ट्स का भी इंपोर्ट एग्री कर लिया है क्या? इसकी भी हमको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अब उसमें इसलिए गवर्नमेंट को जो है क्लियरली ये मेंशन करना पड़ेगा, एम्बिग्विटी सारी खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद एक और एम्बिग्विटी है कि गवर्नमेंट ने इतनी अनइक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों मान ली, और ये जो 7 फोल्ड इंक्रीज है पुराने रेट से आज की रेट तक, ये 7 फोल्ड इंक्रीज हमने यूनिलेटरली क्यों एग्री कर लिया? कहीं हमने ज्यादा कंसेशंस तो नहीं दे दिए यूएसए को? ब्राजील, चाइना, ये भी तो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएसए ने उनके साथ ऐसी कोई ट्रेड डील स्ट्राइक नहीं करी। हमारे ऊपर ऐसा इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्यों, और हमारे ऊपर हमसे इतनी ज्यादा कंसेशंस क्यों मांग रहे हैं, और हमने मानी क्यों, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या इंडिया के सारे इंपोर्ट्स पे यूएसए को अलाउ कर दिया कि वो सर्वेलेंस करेंगे? यूएसए ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर कभी हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने लगे, वो फिर से हम पे 25% टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब अब वो हमारी सर्वेलेंस करेंगे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहीं सरेंडर तो नहीं कर दी? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएसए के सर्वेलेंस के लिए डोर ओपन कर दिए कि वो हमारे सेंसिटिव एरियाज पे कंसिस्टेंटली सर्वेलेंस रखे? ये सारे क्वेश्चंस हैं, एम्बिग्विटीज हैं इस डील में। तो इसलिए आप इस डील को अभी फॉलो करते रहो, न्यूज़पेपर में रोज इसके आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट जो है इसके वो सुहासिनी हैदर जी ने लिखे हैं, जो मैंने आपको एक दिन सैटरडे को मैंने वीडियो डाला है, उसका चेक कर लीजिएगा। सैटरडे को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद कॉटन फार्मर्स, पीयूष गोयल साहब के जो इंपोर्ट रिमार्क्स है उन पे कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राइस क्रैश हो जाएगा इस तरह से हमारे अपने कपास का, अपने कॉटन का, ठीक है। पीयूष गोयल जी ने क्या कहा कि अगर हम रॉ मटेरियल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीद लेते हैं
और फिर उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करके फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट करते हैं यूएस की तरफ, ठीक है। तो टेक्निकली हम जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो क्या करेंगे, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ का बेनिफिट अवेल करेंगे, ठीक है। तो तुम चाहते हो कि यूएसए से क्या मिले, तुम्हें कॉटन मिले, और तुम यहां पे बनाओ उसका कपड़ा, ठीक है, फैब्रिक बनाओ उसका, ठीक है, और वापस तुम फैब्रिक यूएसए में भेजो, तब तुमको लगेगा जीरो टैरिफ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि हमारे पंजाब के जो कॉटन के प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। कॉटन का सेक्टर जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। वैसे आइडियली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो हमारा फॉर्मूला है एमएसपी कैलकुलेट करने का, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट की जाए स्वामीनाथन फार्मूला से जो हम कैलकुलेट करेंगे एमएसपी को, उस हिसाब से कॉटन की जो है पर क्विंटल आती है 10,075 रुपए की कॉस्ट एमएसपी। लेकिन आप हमें पहले ही एमएसपी कितना दे रहे हो, केवल 7,710 रुपए, ठीक है। पहले ही एमएसपी इतनी कम दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या मोटिवेशन रह जाएगा कॉटन प्रोड्यूसर्स के पास कि वो कॉटन प्रोड्यूस करेंगे। इसमें एक जिला मेंशन किया गया है पंजाब का, दैट इज कॉल्ड एज फाजिल्का, ओके, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जिसको मैनचेस्टर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है। ये फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो है, यहाँ पे मैक्सिमम कॉटन क्रॉपर्स हैं, कॉटन ग्रोवर्स है, ठीक है, कपास के किसान हैं ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने इस सब चीजों को अलाउ कर दिया तो यूएसए से ही कॉटन भी आएगा, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो हम कपास कितना ग्रो करते हैं, ठीक है, हम अगर कपास ग्रो करते हैं, इंडिया का जो कपास जो ग्रोथ करने का ये है, वो तो यूएसए से ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, यूएसए से डबल है। जितना हम कॉटन ग्रो करते हैं, यूएसए उसका हाफ कॉटन ग्रो करता है। तो हम डोमेस्टिक कॉटन यूज नहीं करेंगे, हम डबल प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम यूएसए से इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो हमसे हाफ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा कॉटन का इंपोर्ट जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, 95.5% जो है वो एक साल में बढ़ा है, ठीक है। पहले हम 199 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट कर रहे थे कॉटन का, और 2025 नवंबर में अगर आप देखोगे तो करीब करीब 377.9 मिलियन डॉलर्स। तो ऑलरेडी हम कम से कम 95.5% इंपोर्ट्स में इंक्रीज कर चुके हैं। और अब अगर आपने ये डील में ये वाला प्रोविजन भी रख दिया, तो हमारा डोमेस्टिक कॉटन जो है, डोमेस्टिक कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो फिर कुछ ना कुछ जो है कुछ और सोचेंगे। ऑलरेडी फार्मर्स डिस्ट्रेस, फार्मर सुसाइड, ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी जो है बहुत पीक पे है, ठीक है। और ग्लोबल कंपटीशन जो है वो पूरी तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर कैसे compete करेगा ग्लोबल मार्केट के साथ। फिर उसको नेचुरली अपने कॉटन का प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा, और प्राइसेस पूरी तरह से क्रैश हो जाएंगी। जब प्राइसेस क्रैश हो जाएंगी, कॉटन की खेती उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, तो वो करेगा क्यों, ठीक हो गया। तो ये सारा जो है इसमें एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अब पल्सेस का भी मैंने आर्टिकल अलग से डिस्कस किया हुआ है, कॉटन का भी मैंने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेड डील पूरी डिस्कस कर ली, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है मैंने सुहासिनी हैदर साहब के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लिए, साहिबा के। ओवरऑल मैंने इंडो यूएस ट्रेड डील के ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन अभी तक कर लिया है। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे, मेरे हिसाब से दिस मच विल बी सफिशिएंट, ठीक है। आगे जो डेवलपमेंट्स होगी वो अपडेट करनी है, ठीक है। अब ये है हॉट एयर, ये वाला आर्टिकल जो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर विपरीत दिशा ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली असॉल्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कंटिन्यूअस असॉल्ट ऑन साइंस, ठीक है। वो कह रहा है कि जो फाउंडेशनल गाइडलाइंस थी एनवायरमेंटल रेगुलेटर की, वो उसने पूरी खत्म कर दी जब उसने अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, जिसमें उसने स्क्रैप कर दी जो एंडेंजरमेंट फाइंडिंग थी। वो किसकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के ऊपर फाइंडिंग्स दी थी, जिससे वहां के वेहिकुलर नॉर्म्स जो है, व्हीकल इमिशन नॉर्म्स जो है वो स्टैंडर्डाइज किए गए थे। ये सारी चीजों को आपने एकदम से स्क्रैप कर दिया, ठीक है। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसको हमेशा याद रखना, दैट इज मैसाचुसेट्स वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी 2007, ठीक है, यूएसए। ऐसे लॉज, ऐसे केसेस जब आप एग्जाम में लिखते हो मेंस में, तो बड़ा अच्छा एक आपका वेटेज बनता है, ठीक है। तो उसने
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो प्रॉपरली क्वालिफाई करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, लेकिन ट्रम्प साहब कह रहे हैं नहीं, ये तो एक हॉक्स है, ठीक है। और एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना जो है ये कैसे पब्लिक हेल्थ को एंडेंजर करती है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है चेक करेगी और उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स देगी। इसके चलते चलते इस केस के बाद 2009 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कुछ फाइंडिंग्स दी, देवर कॉल्ड एज एंडेंजरमेंट फाइंडिंग्स। और उन एंडेंजरमेंट फाइंडिंग्स के ऊपर पूरे यूएसए का जो क्लाइमेट लॉज है वो बेस्ड है कि एमिशन रेगुलेशंस कैसे करना है, कार्स से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, सारी जगहों से कैसे हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करना कैसे है, ठीक है, मार्केट्स को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे फर्म्स को बेनिफिट करने के लिए बात करनी है, उन फर्म्स को जो ग्रीन एनर्जी के बेस्ड प्रोडक्शन कर रही हैं, वो सारे लॉज अपने एकदम से स्क्रैप कर दिए एक ऑर्डर पास करने के बाद, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे जो अमेरिका की जो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ इतना पैसा जा रहा है, इतने डॉलर्स, हम वी विल सेव बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वो हम यूज करेंगे फर्दर प्रोडक्शन में, फर्दर इकोनॉमिक वेलफेयर में, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि कंप्लीटली आपने जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपसाइड डाउन टर्न कर दिया, ठीक है। चाइना जो है वो देखोगे आपकी मोस्ट वैल्यू चेन जो है, प्रोडक्शन की वैल्यू चेन, उसको डोमिनेट करता है, ठीक है। अब चाइना भी अगर ऐसा करने लगे जैसा यूएसए ने किया, या इंडिया भी अगर ऐसा करने लगे जैसा यूएसए कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से पूरी तरह से एक डेंजर थ्रेट जो है वो पूरे ग्लोब में पर्कुलेट करेगी। और यह आर्टिकल कहता है कि सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट जो है वो किसको होगा, ऑटो मेकर सेक्टर्स को, ठीक है। ऑटो मेकर्स क्या करेंगे, ऑटो मेकर्स जो है एमिशन नॉर्म्स को, एमिशन स्टैंडर्ड्स को, यहाँ वाले एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो उनकी ऑटोमोबाइल, उनकी गाड़ियों की कीमत, उनकी जो भी चीजें हैं उनको, उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर आपने यूएसए के जैसे कंडीशंस किया, ठीक है, तो फिर उनकी गाड़ियों की कीमत सस्ती हो जाएगी कंपटीशन के लिए, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ के मोबाइल सेक्टर को बहुत ही ज्यादा एमिशन नॉर्म्स को कंप्लायंस करने के लिए बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। उसकी वजह से यहाँ की व्हीकल, यहाँ के ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ की गाड़ियां जो है वो थोड़ी महंगी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप या तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज को इन्फोर्स रखो, उसकी वजह से जो एमिशन नॉर्म्स है वो भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेबल रहेंगे, वरना धीरे धीरे एमिशन स्टैंडर्ड जो है वो वीक होते चले जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे, ठीक है। और इसलिए डोमेस्टिक ऑटोमेटिव सेक्टर जो है, इसको भी एमिशन स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल लॉज के रिलेटेड, और ये केस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 16 तारीख के न्यूज़पेपर में इतना ही, 17 तारीख के डिस्कशन के साथ मैं फिर भी आपके साथ दोबारा मिलूंगा। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।